हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम यूनिट नंबर 8 करेंगे जिसका नाम है स्तरीकरण के सिद्धांत और संश्लेषण। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और वही सोशल डिवीज़न के बारे में बात कर रहे हैं, हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे भी वही करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ दो टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो है रूढ़िवादी, दूसरा है परिवर्तनवादी, यानी कि इसको अमूल परिवर्तनवादी भी कहते हैं। तो इन दोनों के अलग अलग मतलब है। तो जो रूढ़िवादी सिद्धांत है, ये बेसिकली ये भी सिद्धांत है, विचार है। ये कहता है कि समाज में असमानता स्वाभाविक है। ठीक है, यानी कि जो सोसाइटी है हमारी, वहाँ पे सब तरीके के लोग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उच्च वर्ग के लोग भी होते हैं, निम्न वर्ग के भी होते हैं, जाति के आधार पे होते हैं या उनकी इकोनॉमी के आधार पे हो सकते हैं। ठीक है, गरीब अमीर मध्यवर्गीय परिवार। तो ये कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है, ये होता है। लेकिन जो अमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि मानव सबसे पहले है। ये जो ये जो हम स्तर देखते हैं समाज में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इंसान। ठीक है, ये बेसिकली ह्यूमैनिटी पे बात करता है आपकी। राइट, तो ये दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं, इनके बारे में तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। साथ में द्वंद्वात्मक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ोगे। और साम्यवादी समाज, साम्यवादी, परकार्यवादी, इनके बारे में भी आप पढ़ोगे। ठीक है, क्यों पढ़ोगे, क्योंकि ये लगभग सेम ही है इनके। ठीक है, लगभग सेम ही मत रखते हैं। जैसे कि रूढ़िवादी है, ये बोलता है चेंजेस के बारे में। ठीक है, यानी कि रूढ़िवादी में आप देखते हो ये सेम है लगभग इसकी। ठीक है, प्रकार्यवाद इसके बराबर है। और दूसरा जो परिवर्तनवादी है, ये लगभग कुछ जो ये सिद्धांत ही जो आपको देखने को मिल रहा है ना, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, ये इसके समानांतर आपको देखने को मिलता है लगभग। ठीक है, अप्रॉक्स है, ऐसा मतलब मानता है इसके अंदर जो दी हुई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ स्पेशल कहीं से मैं लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा था आपको। अब आगे चलते, ये आप इसको लीव कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग व्याख्या जो होती है, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, चैप्टर 8 तक पहुंच चुके हैं। तो हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं और हम देखते हैं कि जो समाजशास्त्री है वो कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करके इसको अपने हिसाब से अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल यहाँ से नहीं बनेगा, सवाल बनता है तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ से आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर होता है। तो इजीली आपका जो है, आप अगर पढ़ के जाते हो इस वाले टॉपिक को तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये जो बुक का जो चैप्टर है ये वाला, इसी के अंदर से सवाल बन सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़, सामाजिक स्तरीकरण का समकालीन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, समकालीन परिप्रेक्ष्य के बारे में। ठीक है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी कि पूरा एक तरीके से खोल के यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, डीपली आप जो है चीज़ों को समझ पाओगे। तो यहाँ पे वही सेम दो, प्रकार्यवादी सिद्धांत और द्वंद्वात्मक सिद्धांत को आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि ये दोनों सिद्धांत ही ऐसे हैं जो कि आपको बता पाते हैं जो समाज में सोशल डिवीज़न जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट सिद्धांत ये माने जाते हैं। इसीलिए इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये रूढ़िवादी और अमूल परिवर्तनवादी दृष्टिकोण का काफ़ी समान जो है एक मत रखते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ेंगे यहाँ पे। इतना आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि हम बात क्या करने वाले हैं। तो शुरू ही वही कर लेते हैं पहले से ही। ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत ना हो, हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना अगल बगल की बात करके। सबसे पहले प्रकार्यवाद के बारे में पढ़ते हैं, सेम टॉपिक प्रकार्यवाद। ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम द्वंद्वादी सिद्धांत जो है इसको पढ़ेंगे। प्रकार्यवादी सिद्धांत आपको बताया है मैंने, बार बार बताता रहता हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए ताकि। राइट, तो प्रकार्यवादी सिद्धांत जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि समाज में वो कहता है कि हर तरीके के लोग हैं और समाज में जो असमानताएं हैं वो समान है। ठीक है, वो देखने को आपको मिलती है। जैसे कि अगर हम देखें वर्ग के आधार पे, तो वो भी असमानताएं हैं। वहाँ पे आपको कुछ इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, वकील है और मज़दूर भी है। ठीक है, और अगर हम देखें क्लास के आधार पे, तो आपको वहाँ पे भी असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, रिच है, पुअर है, मिडल है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, तो वहाँ पे भी आपको असमानता दिखाई देगी आज भी। तो ये क्या है, ये प्रकार वाला सिद्धांत आपको ये बता रहा है बार बार कि असमानताएं हर जगह है, हम इसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे जो मूल सिद्धांतकार है इसके अंदर, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमें सिर्फ मेन जो सिद्धांत दिया हुआ है उसी पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली पार्सन्स और डेविस के नाम दिया हुआ है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं इन दोनों के बारे में।
शुरू करते हैं। प्रकारवाद मत का मूल प्रस्थान बिंदु यह है कि स्तरीकरण समाज की ज़रूरतों से उत्पन्न होता है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एक चीज़ और पता चलेगी हमको कि जो सोसाइटी में जो डिवीज़न है, ठीक है, जो असमानताएं हैं वो क्यों आती है, ज़रूरतों के हिसाब से। ठीक है, आप पहले अगर देखते हो अपनी जो प्राचीन भारत है, ठीक है, प्राचीन भारत से मेरा मतलब है पूरा सब शुरुआत में, जो अगर आप पूरी एशियन हिस्ट्री में जाते हो या उससे भी पहले जो हिस्ट्री होती है, यानी जो अर्ली मैंस की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। ठीक है, इनके बारे में बहुत कम दिया हुआ है बुक्स में, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो जो अर्ली मैंस थे, इनके बारे में, जो आदि पुरुष जिनको हम कहते हैं, ये जो लोग थे, ये बेसिकली शुरुआत की जो एक हमारी जो इंसान की शुरुआत है वो है। तो वहाँ पे ज़रूरतों को दिखाया गया है कि जो इंसान है ना, हम लोग जो थे पहले, हमारी जो पीढ़ियाँ थी, मतलब कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग जो थे वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ पे ना चीज़ों की अभाव था वहाँ पे। ठीक है, जो ज़रूरतें हैं वो भी शायद उन लोगों की पूरी नहीं हो पाती होंगी, तो पर फिर भी वो फ्री मतलब मज़े में रहते थे, क्योंकि जनसंख्या इतनी नहीं थी। ठीक है, शिकार किया, मतलब एक समुदाय में अगर 25 लोग भी है, 50 लोग भी है, तो भी एक पता चल रहा है बड़ा सा हाथी मार लिया, उससे ही जो है चल रहा है। ठीक है, काफ़ी समय तक खाना खा रहे हैं उसी से ही। तो ये था उस समय। तो उसी के बारे में बताया, जो प्रकार्यवाद है वो उसका मतलब क्या है। उसके बाद जो पार्सन्स है, उनके अनुसार हर समाज के कुछ साझे मूल्य होते हैं, ये पार्सन्स कह रहे हैं, जो समाज की ज़रूरतों, उनकी अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि ज़रूरतों के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे कि आज आप देखते हो गर्मी जो है इतनी ज़्यादा पड़ती है, पहले कहाँ थे लोगों के पास एसी। ठीक है, आप अपने फादर से पूछना तो वो बताएंगे आपको कि हमारे समय में कोई ऐसी नहीं था, एसी वगैरह नहीं थे, नहीं तो कूलर थे। कूलर भी मुश्किल से एक दो लोगों के पास ही थे। ठीक है, मतलब पूरे गाँव में या पूरे शहर में एक दो लोगों के पास ही हुआ करते थे, लेकिन आज आपको सब जगह देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एसी, ठीक है, अब एसी ही सब जगह देखने को मिलते हैं, तो उस समय एसी नहीं थी। क्यों पड़ी इन सब चीज़ों की ज़रूरत, क्योंकि आज आवश्यकताएं हैं लोगों के पास, मतलब कि इतना समय नहीं है कि वो मतलब क्योंकि नींद ज़रूरी है आज लोगों के लिए। काम इतना करते हैं दिन भर में, थक जाते हैं, तो उनको चाहिए एक शांत समय। तो रात को सोने के लिए ताकि आराम से चैन से सो पाए, वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रूरतें हैं तो हम इन सब चीज़ों को लेके आते हैं और ज़रूरतें बढ़ जाती हैं फिर हमारी। ठीक है, तो ये जो पार्सन्स है, कहने की कोशिश जो कर रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ज़रूरतों के आधार पे जो समाज में जो बदलाव आते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, किसी भी आधार पे हो सकते हैं। उसके अलावा डेविस जो है उनका तर्क है कि अ, तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि स्तरीकरण प्रत्येक मानव समाज की वो विशिष्ट साझी ज़रूरतों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। कुछ नीड्स होती हैं, जैसे कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण पद, जो स्थान है, वो सबसे योग्य लोगों को मिलना चाहिए, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, उनको सबसे महत्वपूर्ण पद मिलने चाहिए। तो ये डाइविजन कहते हैं। ठीक है, ये प्रकार्यवाद के बारे में ही बता रहे, प्रकार्यवाद सिद्धांत के आधार पे ही स्तरीकरण को बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, राइट। तो ये जो स्किल्ड लोग हैं इनको ही सबसे अच्छे पद मिलने चाहिए, ऐसा मानना है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, जो योग्य है उसको नहीं मिलता है, जो अयोग्य है ना उसी को ही सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। दूसरा, समाज को महत्वपूर्ण पद स्थानों पर रिवॉर्ड्स जो है वो कहने की बात कर रहे हैं कि जो पुरस्कार है वो देने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाले स्थान है, जो पद है, जो पोस्ट है सबसे ऊपर वाली, उन्हीं को ही अवार्ड्स मिलने चाहिए, ताकि जो नीचे वाले जो लोग हैं ना वो मेहनत करके उन अवार्ड्स को लेने की कोशिश करें आगे बढ़ के। तो ये क्या है, ये एक तरीके से कंपटीशन पैदा करने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, डेविसन कंपटीशन की बात करते हैं, जो कि कह रहे हैं कि किसी समाज को अगर विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो ये कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन कर रहा हूँ, कंपटीशन होता है, कंपटीशन। उसके अलावा दूसरा जो हमारा सिद्धांत था वो था द्वंद्व का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम संघर्ष का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको हम अ, संघर्ष या कंपटीशन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है, कार्ल मार्क्स की आधार पे ये आपको मिलेगा देखने के लिए। पूंजीवादी समाज व्यवस्था की विस्तृत मीमांसा तैयार की, और सभी के लिए ये नहीं पढ़ना हमें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें देखो मैं बताता हूँ बात क्या है, कि जो द्वंद्ववाद सिद्धांत है वो ये क्या वो कहते हैं, द्वंद्ववादी जो भी लोग हैं, जो विद्वान हैं, वो ये कहते हैं, यानी कि जैसे कार्ल मार्क्स है, ये कहते हैं कि समाज में ना जो संघर्ष है वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है समाज में, ठीक है, वो स्किल्ड लोगों को नहीं मिले होते हैं।
ठीक है, स्किल्ड लोगों को नहीं मिले होते हैं। कहने का मतलब जैसे कि कोई गरीब है, ठीक है, पुअर है, उसके बच्चा अगर उसके उनके जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो पढ़ के अगर अच्छा एजुकेशन ले, ठीक है, क्वालिफिकेशन जो हो उनकी बहुत ही हाई क्वालिफिकेशन हो, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो जॉब्स जो होती हैं, जो अच्छी पद होते हैं, वो अमीर जो औलाद के जो बच्चे होते हैं वो ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले हैं, उनकी सत्ता है वहाँ पे, ठीक है, पावर में है वो लोग, तो इसलिए वो ऐसा कर लेते हैं। इसलिए संघर्ष की बात करते हैं कि जो गरीब या जो मिडिल क्लास का जो बच्चा है वो हमेशा संघर्ष करता रहता है, ठीक है, द्वंद्व करता है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता उसको करने का भी। तो इसलिए ये सिद्धांत इसको जो है देने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को कि ये जो सबसे पैसे वाले लोग हैं वो ही आगे बढ़ पाते हैं, अमीर जो लोग होते हैं, जो गरीब है वो बेचारा हमेशा पीछे ही रहता है, ठीक है, वो कितनी भी कोशिश कर ले बहुत ही मुश्किल है उसका आगे आना, क्योंकि ये लोग उनको आगे आने देने ही नहीं चाहते। उसके बाद पियरे वैन डैन वर्ग, ये बर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, बर्ग का महान संश्लेषण सिद्धांत। तो ये जो संश्लेषण सिद्धांत है ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्टली सवाल बन सकता है कि बर्ग का महान संश्लेषण सिद्धांत बताइए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शायद पीवी प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, तो उसके आधार पे भी आपको देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा सही से। तो ये जो महान संश्लेषण सिद्धांत है वो बेसिकली जो ये बर्ग है इन्होंने क्या किया है, जो दोनों सिद्धांत जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि प्रकार्यवाद और द्वंद्व, इन दोनों को ही ना स्टडी किया है डीपली, ठीक है, और इन दोनों में जो तत्व है विद्वान, जो फीचर्स है उनको समझने की कोशिश की है इन्होंने, ठीक है। अपनी एक लेख लिखा था, उसके अंदर लेख का नाम ये लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो बर्ग है उन्होंने यही किया है कि दोनों जो सिद्धांत है उनको समझा है, और उन दोनों के अंदर जो कुछ सेम बातें हैं ना वो निकालने की कोशिश की है, ठीक है, समान जो बातें होती हैं और वो उजागर करने की यहाँ पे कोशिश की है। जो अलग अलग है वो भी बताया है कि भाई कैसे है, या जो दोनों में से जो सबसे बेस्ट इनको लगा कि ये इस सिद्धांत के अंदर ये वाली चीज़ ज़्यादा स्पेशल है, ज़्यादा अच्छी है अभी के समाज के आधार पे, तो वो उन्होंने उसको पेश करा है, समझाने की कोशिश की है। तो ये लगभग 3 से 4 तरीके से उन्होंने बताया है इस चीज़ को, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि पहला जो ये है कि कह रहे हैं कि दोनों दृष्टिकोण स्वभाव में साकल्यवादी है, यानी कि एक तरीके से सेम जो है इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि दोनों समाज को एक तंत्र के रूप में लेके चलते हैं। तंत्र यानी कि सिस्टम, ठीक है, क्या करते हैं, दोनों को एक सिस्टम के रूप में लेके चलते हैं कि समाज है तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। उसके अलावा मगर इसके विभिन्न अंगों के परस्पर संबंधों को लेकर लोगों दोनों का अलग अलग नज़रिया है, ठीक है, नज़रिया अलग अलग है, पर जो एक मेंटेलिटी है वो सेम है। दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जो दोनों जो दृष्टिकोण है ये एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, ये अपनी अपनी बातें बताते हैं कि भाई प्रकार्यवाद क्यों इम्पोर्टेंट है। जो समाजशास्त्री प्रकार्यवाद के समर्थक है वो अपनी प्रकार्यवाद के बारे में बताते हैं, और जो द्वंद्ववाद वाले जो समाजशास्त्री जो उसके पक्षधर हैं वो उसके बारे में अच्छा बताते हैं कि भाई हम इसीलिए इस सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही अपने आप में एक अलग फीचर रखते हैं। उसके अलावा प्रकार्यवादी जो कहते हैं, प्रकार्यवाद के लिए उन्होंने क्या किया है, जो बैग है उन्होंने बोला है कि प्रकार्यवाद अंगों को अपनी परस्पर निर्भरता को ही महत्व देता है, ठीक है, जबकि जो द्वंद्ववाद है वो व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच द्वंद्वपूर्ण संबंधों को ही बात करता है। ये क्या कह रहे हैं, आपसी परस्पर निर्भरता के बारे में बात करता है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करता है प्रकार्यवाद। लेकिन जो द्वंद्व है वो क्या कहता है, संबंधों के बारे में बात करता है, ठीक है, द्वंद्वपूर्ण संबंध जो बनते हैं, जो संघर्ष से बनते हैं संबंध, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये लगभग यहाँ पे सेम है चीज़ें। इनके इनकी सोच अलग है, पर जो जिस मेथड पे ये चीज़ें बनाई गई हैं, ये जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो लगभग सेम ही है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। दूसरी बात जो है, कह रहे हैं कि जो प्रकार्यवाद है वो तो प्रत्येक को समाज की स्थिरता और उसके एकीकरण का मुख्य आधार मानकर चलता है, ठीक है। उसके अलावा जो द्वंद्व सिद्धांत है वो क्या कह रहे हैं कि संघर्ष या द्वंद्व को समाज का विखंडन और क्रांति का स्रोत मानते हैं। जो वर्ग है वो कह रहे हैं कि मैं ना द्वंद्व को क्या मानता हूँ, संघर्ष द्वंद्व या जो संघर्ष का सिद्धांत है उसको मैं एक समाज के लिए क्रांति के रूप में देखता हूँ, कि जो समाज में क्रांति लेके आएगा, जो विखंडन करेगा समाज को डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है,
ठीक है। और ये जो प्रकारवाद है ये समाज में एक स्टेबिलिटी लेके आएगा, ठीक है, एक स्टेबिलिटी लेके आएगा, एक स्थिर चीज़ों को देखने की कोशिश करता है, और ये लोगों के अंदर एकता लेके आता है प्रकारवाद। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वह पहले देखिए आप जाके, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो प्रकारवादी और द्वंद्ववादी दोनों सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की क्रमिक विकास का धारणा के रूप में को लेकर चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो कह रहे हैं कि सिद्धांत वर्ग वर्ष संघर्ष के जरिए होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का दर्शन देता है, वही प्रकारवाद इस परिवर्तन की सामाजिक विभेदन को या विभेदन की सत्य प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं, ठीक है। और ये चौथा बचा हुआ है कि लगभग सेम ही होता है, ये जो चौथा वाला जो स्टेटमेंट है वो यही बोलेगा कि जो चीज़ें हैं वो लगभग संतुलन है, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते। यहाँ पे दोनों सिद्धांतों में से किसी का भी आप विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का अपना एक अलग अलग मत है और दोनों माननीय हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये वाला गलत है इसमें से। तो इन्होंने स्टडी तो की लेकिन कुछ निकाल नहीं पाए उसमें से, स्पेशल कुछ खास चीज़ें इनको नहीं मिली, मतलब कि ये कहने के लिए कि ये गलत है या ये सही है। दोनों का मत अपने अपने हिसाब से सही है, एकदम परफेक्ट है। उसके अलावा ये लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका गेरार्ड लैस्की के आधार पे आपको यहाँ मिलेगा, सत्ताधिकार विशेषाधिकार सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है उसमें बताया इन्होंने कि प्रयास में उन सबसे महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पहला है कि वह स्तरीकरण के परिणामों के बजाय उनके कारणों को ध्यान अधिक महत्व देते हैं, ठीक है, यानी कि वाई को ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई क्यों, ठीक है। उसके अलावा दूसरा, जैसा कि उनकी पुस्तक के शीर्ष से संकेत मिलता है, उनकी मुख्य विषय प्रतिष्ठा के बजाय सत्ताधिकार और विशेषाधिकार है, ठीक है, सत्ताधिकार और विशेषाधिकार। तो ये जो है ये सवाल से शुरू करते हैं लैस्की चीज़ों को, ठीक है, बाकी आपको इनके बारे में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और लैस्की जो है वो पॉलिटिकल व्यू ज़्यादा रखते हैं चीज़ों के ऊपर, चीज़ों को लेके, ना कि सामाजिक या आर्थिक, ठीक है, पॉलिटिकल व्यू ज़्यादा रखते हैं वो, ठीक है। ये कहते हैं कि हमें ना किसी भी चीज़ को 3 आधार पे देखना चाहिए। पहला है राजनीतिक रूप से यानी कि पॉलिटिकली, जातीय आधार पे प्रतिष्ठा यानी कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है उस समाज में, ऐसे जो है हमें किसी भी समाज का अध्ययन करना चाहिए, ऐसे ही नहीं मतलब मुँह उठाया और कर दिया, तो ऐसा इनका मानना है। तो ये रही आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और थोड़े बहुत भी अगर हेल्प मिली है तो यू कैन सपोर्ट मी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ बाय बाय।